हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 8 यूनिट 3 चैप्टर 1 डिस्कस क्या कर रहे हो? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बेटे जो बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी हैं वो उनके नंबर लिखे हुए हैं 10, 36, 39, 44, 46, 47 और 48। यहाँ तक बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं। तो देखो, इनमें से पहला सवाल हम ले रहे हैं, केयरफुली देखो जरा। क्वेश्चन नंबर है 10। देखो, एक वायर ये है जिसका नाम ए बी है, ये टेबल पे रखी हुई है ना, तो ये गिर नहीं सकती है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। एक वायर सी डी है जो हवा में है, जैसे ये एक वायर टेबल पे रखी हो और एक हवा में हो, इसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? गिर जाएगी, नीचे नीचे गिर जाएगी। तो बेटा क्यों गिर जाएगी? क्योंकि इसका वेट किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो वेट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वेट होता है mg। वो किधर वर्क करेगा? नीचे की तरफ। अगर कोई ऐसा फोर्स लगे जो ऊपर की तरफ लगे और वो इस वेट को बैलेंस कर ले, इस वेट को बैलेंस कर ले, तो फिर वायर सी डी नहीं गिरेगी। अब ये फोर्स कौन सा लगेगा? इसमें भी करंट चल रही है, इसमें भी करंट चल रही है, तो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में चले। अगर एक में इधर चल रही है तो दूसरे में इधर चले। तो तुम्हें पता है अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट चलती है तो वायर्स रिपेल करती हैं, ये इसको रिपेल करेगी। तो ये इतना ही धक्का लगाए कि इसका वेट बैलेंस हो जाए, तो सीडी को गिरने से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, कुल मिला के क्या समझ में आया बताओ? जो वेट है किस वायर का? सीडी का। तो वेट ऑफ वायर इज बैलेंस्ड बाय फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब बताओ भाई जरा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, दोनों वायर में करंट चल रही है तो फॉर्मूला याद है? क्या होता है बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 और बताओ अपॉन R इंटू एल। अब तुम्हें पता क्या करना है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ समझते हो? मास पर माने डिवाइड लेंथ, यानी हमें m अपॉन एल पता करना है। तो इस l को नीचे ले आओ तो हो जाएगा m अपॉन एल, ये निकालना है। g को इधर ले लो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, और ये वाला G भी नीचे आ जाएगा तो G। क्लियर हो जाना चाहिए बेटे। अब बताओ, वैल्यू सबकी आती हैं? अच्छा बताओ जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7। ये हो गया 2। I1 दिया हुआ है 12 एम्पियर, I2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 एम्पियर, क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये, अपॉन R। R माने होता है दोनों वायर्स के बीच का फासला, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दी है सवाल में 1 मिलीमीटर, सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स। तो 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे तो 1 इंटू 10 की पावर -3, और G की वैल्यू तो जानते ही हो कितनी होती है भाई? 10। अब क्या रह गया? सॉल्व करना। सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताओ? बड़ा आसान है। तो देखो बेटा, ये कितना हो गया? 5 2 जा 10, तो 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचेगा? 12। ये -3 पावर ऊपर गई तो 10 की पावर -4। या तो इतना ही लिख लो या इसे 1.2 कर लो, तो यहां एक पावर प्लस की हो जाएगी। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट हो जाएगी, मास की यूनिट किलोग्राम पर मीटर। तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर। तो देखो, इस तरह से आसानी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर। एक सवाल 36 है, इसको पढ़ो, इसको सॉल्व कर रहे हैं 36। तो पेज बदल रहा हूं बच्चों 36 के लिए, केयरफुली देखना। 36
देखो ये है 36। पहले बताओ सवाल सबको दिख रहा है? देखो एक बार समझ लो। देखो बेटा, एक सेल है, उसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। ईएमएफ 2 वोल्ट है, सवाल में दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगा हुआ है 11.9 ओम है। आपने एक एमीटर और लगा दिया 6 ओम का, है ना? तो आपको पता है एमीटर लगाते ही रीडिंग फॉल्टी हो जाएगी, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका और इंट्रोड्यूस हो गया रेजिस्टेंस, इससे करंट कम हो जाएगी। रियल अगर ये एमीटर ना लगता तो करंट ज़्यादा होती। तो वो पूछ रहा है, एक तो बताओ कि अब करंट कितनी हो जाएगी, एक रियल करंट कितनी थी, और एक बताओ एमीटर लगाने से परसेंट डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल करंट कितना आएगा, यानी रियल करंट से ये करंट कितने परसेंट कम हो जाएगी। क्या सवाल समझ में आ गया है? तो अब जरा समझो बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो भाई, हम पता कर रहे हैं रियल करंट कितनी थी। तो रियल करंट का मतलब एमीटर नहीं लगा है, तो होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में 2 ही रेजिस्टेंस होंगे, एक तो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। अब बताओ भाई टोटल ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर लो, 0.1 और 11.9, तो 12। तो करंट हो जाएगी आई रियल, आसानी से निकल आएगी 1/6 एम्पियर। अब निकालने हैं एमीटर लगने के बाद फॉल्टी करंट कितनी होगी। इसे हम IA कह दे रहे हैं ताकि याद रहे, एमीटर लग गया है। फॉर्मूला वही होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब बेटे एमीटर तो सीरीज में लगाया जाता है, तो कुल रेजिस्टेंस R+R तो था ही, और एमीटर का रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। तो बताओ भाई टोटल ईएमएफ कितना था? 2 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 2 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस जोड़ो, 12 और 6 ये हो गया, 12 और 6 18। तो अब करंट रह जाएगी 1/9 एम्पियर। देखो ये पहला आंसर तो आ जाएगा 1/9 एम्पियर। अब तुम्हें पता करना है चेंज कितना हुआ, परसेंट चेंज। परसेंट चेंज कैसे निकालोगे भाई? तो चेंज आई रियल माइनस IA अपॉन आई रियल इंटू 100%। ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है। ये तुमने जैसे पढ़ा हुआ है परसेंट प्रॉफिट निकालना, तो ऊपर लिखते थे ना प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और प्रॉफिट कैसे निकालते थे याद करो, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। परसेंट चेंज भी इसी तरह निकालते हैं, आई रियल माइनस IA अपॉन आई रियल इंटू 100। अब बताओ आई रियल कितना है? आई रियल था बेटा 1/6 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई आई रियल यानी 1/6 और इंटू 100%। सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके कि करके दिखाएं? हैं? अच्छा चलो, तो सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। 1/6 में से 1/9 घटा लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18 अपॉन 1/6। तो देखो बेटा इंटू 100 तो है ही, तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, देखो 1/18 और 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बता पाओगे? ये हो जाएगा 6/18 इंटू 100%। अब 6/18 तो समझ ही जाओगे भाई, 3 का डिवाइड करना है खाली 100 में, तो आ जाएगा 33.3%। यानी करंट की रीडिंग 33.3% डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एमीटर लगाने से हमेशा ही करंट की रीडिंग जो रियल रीडिंग है उससे कम हो जाती है।
है ना। तो रियल रीडिंग ज़्यादा होती है, एमीटर लगाने के बाद रीडिंग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो करंट पहले से कम हो जाएगा। इज इट ओके? तो बच्चों ये 2 सवाल इसमें मैंने बताए हैं। थैंक यू बच्चों।